हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूजीस नेट मेंटर गाइस। आज की इस वीडियो में हम पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे, क्वेश्चंस प्लस उनके आंसर समझेंगे, एग्जैक्ट क्वेश्चन प्लस उसके एग्जैक्ट आंसर क्या होंगे उसको आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हम 5 जनवरी को हुए बोथ शिफ्ट का, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2। ये गाइस एनालिसिस वीडियो नहीं है, एनालिसिस वीडियोस हम ऑलरेडी अलग से बना चुके हैं। ये आपका पेपर सॉल्यूशन है, मतलब जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनके एग्जैक्ट आंसर हम आज की इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं। बट इससे पहले हम क्वेश्चंस डिस्कस करें, मैं बता दूं आप सभी के लिए एक छोटा सा अनाउंसमेंट है कि अभी न्यू ईयर ऑफर चल रहा है, अभी फ्लैट 20% डिस्काउंट चल रहा है। अगर आपका एग्जाम अच्छा नहीं गया है, आपको लगता है कि मेरी जो प्रिपरेशन है वो अप टू द मार्क नहीं है, मैं जून 2026 का एग्जाम दूंगा या दूंगी, तो उस केस में आप इनरोल कर सकते हैं। देखो गाइस, यूजीसी नेट एग्जाम को ना फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया जा सकता है, बट आपको इसके लिए स्टार्टिंग से अभी से एग्जाम टारगेटेड स्टडी करने की जरूरत है। आप टाइम से सिलेबस फिनिश करिए, मल्टीपल टाइम रिवीजन करिए और पीवाई के थ्रू प्रैक्टिस करिए। बस इतना काम करेंगे तो आपका एग्जाम क्रैक होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम आपको पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस की जो प्रिपरेशन है वो करवाते हैं। आप 6 मंथ वाला एग्जाम टारगेटेड कोर्स इनरोल कर सकते हैं। कंप्लीट कंटेंट बाइलिंगुअल मिल जाता है आपको, 100 मॉक टेस्ट मिल जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन और प्रैक्टिस कर सकते हैं। न्यू 20 कूपन कोड लगाने पे अभी आपको 20% का डिस्काउंट भी देखने को मिल रहा है। तो ये न्यू ईयर ऑफर है, ये साल में सिर्फ एक बार आता है, नहीं तो ज्यादातर फेस्टिवल सीजन पे आपको 10% डिस्काउंट देखने को मिलता है। बट अभी इस न्यू ईयर ओकेजन पे आपको 20% का डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। सो गाइस, करना क्या होगा, आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक हमने आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दे दिया है। सिर्फ गाइस कहने की बातें नहीं है, ये देखो आप हमारे इनरोल्ड स्टूडेंट है प्रियंका, इन्होंने इनरोल कर रखा था पेपर 1 वाले कोर्स में। इनका देखो क्या कहना है, इनका कहना है कि पेपर 1 वाज सुपर्ब, डायरेक्टली क्वेश्चंस आए थे हमारे कोर्स से। तो गाइस जैसे कि मैं बताता हूँ कि जो हमारा कोर्स है वो एग्जाम टारगेटेड है, और एग्जाम टारगेटेड का मतलब क्या होता है कि जिस तरीके से एनटीए क्वेश्चन पूछता है उस तरीके से चीजों को यहाँ पर आपको हम प्रिपेयर करवाते हैं। तो इस तरीके की जो फीडबैक वो निकल के आ रही है, तो आप भी इनरोल करके जो अपनी प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर लीजिए अभी से। तो क्वेश्चन था, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेट फ्रॉम द गिवन वंस दैट विल बी कंप्लीट द सीरीज। मतलब यहाँ पर ऑप्शंस गिवन थे ABCD करके, ऑप्शंस एग्जैक्ट याद नहीं है, तो यहाँ पर आपको इसका बताना था कि एग्जैक्ट यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा। इस तरीके की सीरीज गिवन थी। अच्छा देखो इस मल्टीपल सब्जेक्ट के एग्जाम थे, मतलब एक ही सब्जेक्ट का एग्जाम नहीं था, 2 3 सब 4 5 6 7 8 7 8 सब्जेक्ट का एग्जाम हुआ था आज मॉर्निंग में और इवनिंग में भी। तो पेपर 1 अलग हो सकता है किसी अदर, जैसे इंग्लिश का है तो उसमें पेपर 1 के क्वेश्चन अलग हो सकते हैं, किसी दूसरे सब्जेक्ट में इंग्लिश के पेपर 1 के जो क्वेश्चन है वो अलग हो सकते हैं। तो एक एक पेपर में ये सीरीज देखने को मिली है और एक पेपर में ये सीरीज देखने को मिली है। हम दोनों को डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। तो सीरीज जो थे थी कुछ इस तरीके से थी, 2 6 12 20 और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है 42। तो इसमें करना क्या था गाइस, आपको सिंपली ये वाला लॉजिक लगाना था कि एक नंबर बढ़ाते जाओ और मल्टीप्लाई करते जाओ। जैसे 2 एकम 2, फिर नेक्स्ट नंबर 2 3 6, फिर 3 4 जा 12, फिर 4 5 जा 20, 5 6 जा 30, 6 7 जा 42। इस तरीके से एक नंबर बढ़ाते जाओ, नेक्स्ट नंबर आपको मिलता जाएगा। तो यहाँ पर जो नंबर आएगा दैट विल बी 30। सो 30 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ गया। ये तो ईजी क्वेश्चन था, इसके कंपेरिजन में ये वाला जो क्वेश्चन था वो थोड़ा टफ था, जो अब आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन गिवन है यहाँ पे मिसिंग टर्म निकालना है, तो मिसिंग टर्म यहाँ पर ये वाला है और 4 ऑप्शन गिवन है, आपको बताना है कि इस पर राइट आंसर कौन सा है। तो पहले वाले के कंपैरिजन में ये वाली सीरीज थोड़ी सी टफ आ गई थी आपके एग्जाम में। तो देखते हैं इसका आंसर कैसे निकालेंगे। यहाँ पर जो एक लॉजिक लग रहा है वो ये है कि ये जो नेक्स्ट नंबर बन रहा है वो पिछले वाले नंबर का यूज करते हुए बन रहा है। जैसे ये जो 3 बना है वो कैसे बना, हमने 2 का यूज किया, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 और जिससे मल्टीप्लाई करेंगे उसी का स्क्वायर करेंगे, तो ये हो जाएगा 3। अब नेक्स्ट नंबर क्या है 10, तो अब हम किसका यूज करेंगे, 3 का यूज करेंगे। तो यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई बाय 2, जो जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे उसी को स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 10। अब नेक्स्ट नंबर क्या है 39, तो हम इस 10 का यूज करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय जो नेक्स्ट नंबर है, यानी कि 1 2 3 इस तरीके से बढ़ता जाएगा आगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और 3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो 39 आ जाएगा। इसी तरीके से हम नेक्स्ट नंबर जो बनेगा वो 39 की मल्टीप्लाई करेंगे हम किस में, 4 में, क्योंकि अब 1 से मल्टीप्लाई होगी, 2 से होगी, 3 से होगी, अब 4 से होगी, और प्लस 4 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 172। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर। ये थोड़ी सी जो सीरीज बनी थी आपसे जो पूछी गई थी थोड़ा सा हाई लेवल की हो गई है, वैसे जो पहली वाली सीरीज थी वो तो ईजी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। The average of 14 terms is 260. If the average of the first 12 terms is 250, then what is the average of the remaining 2 terms? कितना इजी क्वेश्चन है, देखो गाइस सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या बोला जा रहा है कि 14 पदों का औसत 260 है और 12 पदों का औसत 250 है, तो बाकी 2 पदों का औसत क्या होगा। तो सिंपल से काम करने के जो 14 पद हैं उसका जो औसत है कितना, 260 है ना, 260 की मल्टीप्लाई कर दो
तो हमें टोटल नंबर पता चल जाएगा कि टोटल 14 नंबर का जो सम टोटल है वो कितना है। वही सेम काम यहाँ पे करेंगे, जो 12 पद है उसका औसत 250 है, इसके आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर इनका सम टोटल कितना है। इनके जो बीच का डिफरेंस है, 14 पद यहाँ पर है और 12 पद यहाँ पर है, इसका मतलब जो यहाँ पर डिफरेंस है 2 पद है, और वही 2 पदों का आपको क्या बताना है, 2 पदों का अंतर बताना है, औसत बताना है कि औसत क्या होगा। ये हो जाएगा आपका 3640 और ये हो जाएगा आपका 3000। अब इसके जो बीच का डिफरेंस है वो कितना है, 640 हो जाएगा डिफरेंस, माइनस करने पे दोनों का जो डिफरेंस है, यानी जो 2 टर्म बच गए 14 टर्म का ये हो गया, 12 टर्म का ये हो गया, अब 2 टर्म बच गए, 2 टर्म जो 2 टर्म है उनका जो सम टोटल है 640 है। तो अगर हमें इसका एवरेज निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, 640 को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, बिकॉज ये 2 टर्म का सम टोटल है ना, तो 2 से डिवाइड कर दोगे तो 320 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। तो ये तो इजी क्वेश्चन था, आई होप आप सबने बना लिया होगा इस क्वेश्चन को। एवरेज बेस्ड क्वेश्चन था, इस यहाँ पर सॉल्यूशन भी गिवन है, तो आप चाहें तो इसका सॉल्यूशन पढ़ के भी चीजों को समझ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। बाकी तो मैंने समझा ही दिया, तो आपको समझ में आ ही गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द स्क्वायर ऑफ पोजीशन इफ द स्टेटमेंट सम बर्ड्स आर एप्स इज गिवन एज फॉल्स, ये फॉल्स दिया हुआ है पहले से ही, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैन बी इमीडिएटली इन्फर टू बी ट्रू। अब बताना कि इसमें से कौन सी जो है इमीडिएटली ट्रू हो जाएगी। तो विरोध के वर्ग के अनुसार यदि ये कथन कि कुछ पक्षी बंदर हैं ये गलत दिया हुआ है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन तुरंत सत्य माना जाएगा, इमीडिएटली ट्रू हो जाएगा। अब यहाँ पर आपके सामने गिवन है ऑप्शंस, अब आपको बताना है कि यहाँ पे ऑप्शन मल्टीपल ऑप्शंस गिवन है, इसी तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं आजकल के आज के एग्जाम में, तो यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस आपको बताने इसका राइट आंसर क्या होगा। अब गाइस देखो, सबसे पहला काम होगा कि हमें इसको आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सी स्टेटमेंट है, ये आपकी पर्टिकुलर अफर्मेटिव है, यानी आपको याद होगा AEIO 4 तरह की स्टेटमेंट होती हैं, तो जो आई वाली स्टेटमेंट होती है पर्टिकुलर अफर्मेटिव, मतलब इसमें नॉट का यूज नहीं होगा और इसमें सम होता है, नेगेटिव नहीं होगी और सम का यूज होता है ना, यानी कि पॉजिटिव स्टेटमेंट होगी और सम का यूज होगा, तो वो आप क्या होती है, पर्टिकुलर अफर्मेटिव होती है। तो अगर ये पर्टिकुलर अफर्मेटिव आपको फॉल्स गिवन है तो इसका मतलब ये हो गया कि जो इसका कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट होगी वो 100% ट्रू होगी, जो इसकी कॉन्ट्राडिक्टरी होगी। तो याद करो, AEIO ये आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं और ये आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं, है ना। तो ई वाली जो स्टेटमेंट है ना वो हो जाएगी इसकी ट्रू। तो यहां पर हो जाएगा आपका सम बर्ड्स आर एप्स, सो नो बर्ड्स आर एप्स, ये जाएगी इमीडिएटली ट्रू, मतलब सी जो स्टेटमेंट है ये इमीडिएटली ट्रू हो जाएगी। तो सी तो होगा ही होगा, यानी कि ये ऑप्शन है, ये है और ये है। अब ये वाला ऑप्शन तो नहीं हो सकता, थर्ड तो कंफर्म हो गया नहीं हो सकता। अब हमें चेक करना है कि क्या डी होगा या बी होगा, हमें बस इतना देखना है। तो चलो हम पहले डी को चेक कर लेते हैं। डी, ऑल बर्ड्स आर नॉट एप्स। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो ये जो ऑल बर्ड्स आर नॉट एप्स लिखा हुआ है ये इसी स्टेटमेंट का मिलती जुलती स्टेटमेंट ही लिखी हुई है। तो यहां पर लिखा हुआ है नो बर्ड्स आर एप्स और यहां लिखा हुआ है ऑल बर्ड्स आर नॉट एप्स, तो लगभग लगभग अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो उसका मतलब जो है घुमा फिरा के वही बोला जा रहा है, तो डी भी यहां पर फॉलो करेगा, यानी कि सी एंड डी हो जाएगा राइट आंसर। और यहाँ पर लिखा हुआ है सम बर्ड्स आर एप्स, ये आपको गिवन था, और यहाँ लिखा हुआ है ऑल बर्ड्स आर एप्स, तो अगर ये फॉल्स है तो ऑब्वियस ही बात है ये भी फॉल्स ही होगा, क्योंकि कुछ बर्ड्स जो है वो एप्स नहीं है, तो सारी बर्ड्स थोड़ी ना एप्स होंगी, तो ये भी गलत ही होगा, है ना। तो ए भी नहीं हो सकता और डी हमने देख लिया कि डी है, तो सी एंड डी हो जाएगा राइट आंसर, है ना। तो ये हो जाएगा, इस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना है। जब स्टेटमेंट गिवन हो तो थोड़ा सा क्वेश्चन ईजी हो जाता है। बाकी यहाँ लिखा हुआ है आप खुद भी समझ सकते हैं पढ़ करके, वीडियो को पॉज करके। बाकी अगर आपने स्क्वायर पोजीशन पढ़ा हुआ है तो चीजें आपको इजी लगेंगी, क्योंकि अगर आपको नहीं पता है, इसके रूल्स नहीं पता है कि कॉन्ट्राडिक्टरी कौन सी चीजें होती हैं और कौन कौन सी चीजें में कौन कौन से रूल चलते हैं, तो फिर आपको समझ पाना मुश्किल हो पाएगा। तो वैसे मैंने इसके रिगार्डिंग स्क्वायर पोजीशन के रिगार्डिंग ऑलरेडी वीडियो बना दी। आप हमारी रिवीजन सीरीज की जो लॉजिकल रीजनिंग वाली क्लास है उसको आप जरूर देखिए, रिवीजन सीरीज 3.0 की क्लास नंबर 6 आप देखिए। इस सीरीज का लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में, तो अगर अभी तक आपका एग्जाम नहीं हुआ है तो आप इस क्लास को जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन बींग्स are animal because as Homo sapiens we all evolved thousands of years ago which informal fallacy is committed in the above argument। क्या लिखा हुआ है कि इंसान जानवर हैं क्योंकि हम होमो सेपियंस के तौर पर हम सभी हजारों साल पहले विकसित हुए थे। ऊपर देखिए कर्तव्य में कौन सा अनौपचारिक भ्रांति है, मतलब इसमें फॉलिसी वाला जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछा गया है, कौन सी फॉलिसी इसमें। तो गाइस देखिए, इसमें स्टेटमेंट पढ़ने से पता चल रहा है कि फॉलिसी ऑफ कॉम्पोजिशन एंड डिवीजन है। यहाँ पर जो बात की जा रही है ह्यूमन बींग्स आर एनिमल्स, अब यहाँ पर एक ये बात की जा रही है और इसका रीजन क्या दिया जा रहा है कि एज होमो सेपियंस वी ऑल इवॉल्व थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो।
यहाँ पर एक जो कंप्लीट बात बोली जा रही है, जो होल पार्ट है उसके एक पर्टिकुलर पार्ट को सही मानने की कोशिश की जा रही है। मतलब यहाँ पर जो बोला गया कि जो होमो सेपियंस है वी ऑल इवॉल्व, यहाँ पर कंप्लीट जो चीज है उसका एक टुकड़ा सही करने की बात कही जा रही है, जो कि एक तरीके से सुनने में सही लग रहा है लेकिन वो चीज गलत है। तो यहाँ पर पॉलिसी ऑफ कंपोजिशन एंड डिवीजन की बात यहाँ पर फॉलो की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रैम एंड रोम के ऊपर। आई थिंक ये तो बना ही लिया आप लोगों ने, तो इजी क्वेश्चन था। रोम की फुल फॉर्म होती है रियल ऑप्टिकल मेमोरी, तो ये तो गलत है। रीड ओनली मेमोरी होता है, ऑप्टिकल नहीं, ओनली होता है, तो ए तो हो ही नहीं सकता। और अगर ए नहीं हो सकता तो इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं है आपका और ये ऑप्शन नहीं हो सकता, है ना। अब बचा सेकंड और फोर्थ, आगे देख लेते हैं। रोम स्टोर्स द BIOS, सही बात है। जो आपका बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो होता है वो रोम में ही स्टोर होता है, तो सी तो सही होगा। तो सी यहां पर भी है और सी यहां पर भी है, तो अभी भी हमें आगे देखना होगा। रैम अलाउज द यूजर टू रीड एंड राइट डेटा, तो ये भी सही बोला जा रहा है। इसके बारे में भी जो बात है वो सही बोली जा रही है, ऐसे ही होता है। रैम एंड रोम लॉस्ट देयर डेटा व्हेन द पावर इज टर्न ऑफ, तो ऐसा नहीं है। रैम की भले चली जाए बट रोम की नहीं जाती, कि उसके अंदर परमानेंट वाला डेटा रहता है। तो ये गलत हो जाएगा, है ना। और जैसे ही ई गलत हुआ तो फिर ये नहीं हो सकता, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रैम स्टोर्स द इंस्ट्रक्शंस यू आर करंटली वर्किंग ऑन, जो भी हम करंट काम कर रहे हैं वो रैम में स्टोर होता है। तो इसी वजह से अगर रैम ज़्यादा जीबी की होती है तो हमारा जो सिस्टम है अच्छे से काम करता है, स्मूथली काम करता है। और रैम अगर कम साइज की है तो उस केस में हमारा सिस्टम लैग करता है ना, प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाता है, स्पीड से काम नहीं कर पाता है। तो जो भी हम करंटली काम करते हैं वो रैम के थ्रू ही इंस्ट्रक्शंस चल रहे होते हैं, मतलब रैम के अंदर ये चीज़ें स्टोर हो रही होती हैं। तो फिर ऑप्शन नंबर बी सी डी वाला हो जाएगा राइट आंसर, है ना। आगे बढ़ते हैं गाइस, बाकी यहाँ पे लिखा हुआ है, आप खुद से भी पढ़ के गो थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट द ऑक्टल नंबर 1 to 7 टू बाइनरी। अब ये ऑक्टल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ऑक्टल नंबर का मतलब है कि एक ऐसा नंबर जिसका बेस 8 होता है और बाइनरी जिसका बेस 2 होता है। अब हमें 8 बेस से 2 बेस पे आना है। तो इस केस में इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं। या तो आप इस नंबर को पहले डिवाइड करो, मतलब इसको हर एक डिजिट को 3 बिट बाइनरी में कन्वर्ट करो, 3 3 की पेयर बना करके हर एक नंबर को आप करो, और उसके बाद उसको फिर आप मतलब एज एन बाइनरी में कन्वर्ट करो। एक तो ये तरीका हो जाएगा, या फिर एक तरीका ये है कि आप ऑप्शंस के थ्रू चलो। ऑप्शंस के थ्रू का मतलब है कि यहाँ पर हमें ऑक्टल नंबर को बाइनरी में लेकर के जाना है। इसका मतलब है 3 3 के पेयर बना के चलने पड़ेंगे। 3 3 के पेयर बनाओ और आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे 3 का पेयर बन गया, 3 का पेयर बन गया, और यहाँ पे 3 का पेयर नहीं बना तो आगे हम 2 जीरो लगा देते हैं, क्योंकि किसी नंबर के भी आगे लगाओगे जीरो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर अब हमने 3 3 की पेयर बना दी है। अब जब भी हम 3 3 की पेयर बनाएंगे तो हम यहाँ पर हर एक नंबर को चेक करेंगे। जैसे 1 1 1 है, तो 1 1 1 को हम इस तरीके से चेक करेंगे कि जो 1 है ये होता है 1, 1 का डबल होता है 2, और इसका डबल होता है 4। याद रखिए डबल डबल क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हम जब भी इस तरीके से सॉल्व करते हैं कन्वर्जन में तो हमें नंबर डबल लेने होते हैं, 1 2 फिर 4, फिर 4 का डबल 8, फिर डबल 16, फिर डबल 32, फिर डबल 64, इस तरीके से नंबर चलते हैं। तो यहाँ पर 3 नंबर ही है तो हमें इसलिए 3 ले रहे हैं। तो ये 1 + 2 3 हो जाएगा, 3 और 4 7 हो जाएगा। तो इन तीनों का जो नंबर है सम टोटल 7 हो गया। ऐसे जो नेक्स्ट नंबर है 0 1 0, है ना, यहाँ पर इस अगेन 0 1 0 ये नंबर है, तो यहाँ पर लेंगे हम 1, इसका 1 का डबल 2 का डबल 4। तो जो नंबर 0 के सामने है उसको हम छोड़ देंगे, और जो नंबर बचेगा, मतलब जब हम भी इनका एडिशन करेंगे तो हम इनको ऐड नहीं करना, जीरो वालों को सिर्फ 2 कोड ले लेंगे हम, तो 2 हो जाएगा। और अगेन जो 0 0 1 है लास्ट में, यहाँ पर हो जाएगा 1, इस 1 का डबल 2 और 2 का डबल 4। तो अगेन यहाँ पर 2 स्टार्टिंग में 0 0 होंगे तो इसको हम ऐड नहीं करेंगे, बस इसी नंबर को ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 2 7। यानी जो पहला ऑप्शन है वही हमारा करेक्ट आंसर हो गया। तो इस तरीके से कर सकते हैं। बाकी देखो गाइस, अगर आपको कन्वर्जन नहीं आता तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, क्या चल रहा है। लेकिन अगर आपने कन्वर्जन सीखा हुआ है तो आपको चीजें ईजी लगेंगी, आप इजीली कर लेंगे। तो एक तरीका तो ये है कि हर एक नंबर को टुकड़ों में बांट दो, मतलब उसके 3 बिट बाइनरी में कन्वर्ट करो, और उसके बाद उस बाइनरी नंबर को स्टार्टिंग के जो जीरो है उनको हटा दो, और लास्ट के जो यहाँ से यहाँ तक बचेंगे उनको लिख लो। तो इस तरीके से भी कर सकते हो, या फिर जैसे कि मैंने बताया वैसे भी कर सकते हो, ऑप्शन से भी कर सकते हो। मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो क्लास ले लिया आप सभी के लिए यूट्यूब पर, तो आप इसको देख लीजिए। जैसे बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना हो गया, है ना, या दशमलव वाले कैसे करते हैं, माइनस वाले कैसे करते हैं, सब कुछ ही मैंने समझा रखा है इस क्लास में। तो इस क्लास का लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में। अदरवाइज सिंपल तरीका है, आप लिखो यूजीसी नेट मेंटोर, तीनों नाम लिखिए और लिख देना बाइनरी, ऐसे लिख करके सर्च करना है यूट्यूब पर, तो ये वाली क्लास आ जाएगी। तो आप इसको देख लीजिए अगर एग्जाम होना बाकी है आप सभी का। आगे बढ़ते हैं, इस फुल फॉर्म पूछी गई थी आपसे एग्जाम में, डीवीडी की फुल फॉर्म पूछी गई थी, यूपीएस की, एसएमटीपी का
इस इवनिंग वाले में एसएमटीपी की ये पूछा गया था कि गलत कौन सा है। मैच ऑफ द फॉलोइंग में फुल फॉर्म गिवन थी, गलत बतानी थी गलत कौन सी है, तो एसएमटीपी वाली गलत गिवन थी। डीवीडी फुल फॉर्म होती है डिजिटल वर्साटाइल डिस्क, यूपीएस की होती है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, और एसएमटीपी की होती है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इवनिंग वाले में ये वाली पूछी गई थी, जिसमें आपको इसी को आइडेंटिफाई करना था क्योंकि ये गलत गिवन थी। तो ये जो फुल फॉर्म है इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन रहे हैं। और गाइज मैं आपको अगेन याद दिला दूं कि जितने भी इंपॉर्टेंट एब्रीवेशन होती हैं जो कि आईसीटी के लिए इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके लिए मैंने आइडेंटिफाई करके एक 4-5 पेजेस की एक पीडीएफ बनाई थी आप सभी के लिए, और जो कि पीडीएफ फ्री में अवेलेबल है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। कहाँ से डाउनलोड करना है, जो हमारी ऐप है ना, जो मैं वीडियो की स्टार्टिंग में हमारी जो ऐप का नेम मैंने आपको बताया था एग्जाम मेंटोर, इस नाम से जो हमारी ऐप है, उसको जब आप इंस्टॉल करेंगे अपने मोबाइल फोन में, इसी के होम पेज पे आपको दिखेगा फ्री स्टडी मटेरियल वाला सेक्शन, तो वहाँ पे आपको ये वाली पीडीएफ मिल जाएगी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और गो थ्रू कर सकते हैं, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एमएस एक्सेल पे क्वेश्चन पूछा हुआ है जिसमें वर्कबुक को सेव कैसे किया जाए से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो सबको पता है कि कंट्रोल प्लस एस से ही हम वर्कबुक को सेव कर सकते हैं, तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, इजीली बन गया होगा। बाकी कंट्रोल प्लस ए से सिलेक्ट ऑल करते हैं, कंट्रोल प्लस सी से हम कॉपी करते हैं, पी से पेस्ट करते हैं या प्रिंट करते हैं, सॉरी, कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल वी से पेस्ट करते हैं ना, तो कंट्रोल पी से तो कॉपी होता है, प्रिंट होता है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन था, आई होप ये क्वेश्चन बन गया होगा आपका। अच्छा मैं बता दूं कि मैंने एमएस एक्सेल के ऊपर क्लास ले रखी है आप सभी के लिए, अगर आपको नहीं पता है इसके बारे में तो इस क्लास का लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में। छोटी सी क्लास है, 12 से 15 मिनट की क्लास है, जिसमें मैंने जितने भी शॉर्टकट कीज है इनको समझाया हुआ है, प्लस जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं उसको भी मैंने समझाया हुआ है ईजी वे में, तो आप उसको देख लीजिए अगर अभी आपका एग्जाम होना बाकी है। इसके अलावा एस्टेब्लिशमेंट ईयर्स पे क्वेश्चन पूछा हुआ था कि कौन सा कौन सी बॉडी का स्टैब्लिश हुई, तो यहाँ पर ICSSR हुई 1969 में, NEEC हुई 1992 में हुई थी, है ना, हाँ 1982 में हुई है ये। फिर AICT हुई आपकी 1987 में भी। सॉरी गाइस, मुझे थोड़ी सी तबीयत डाउन है आज मेरी, तो मैं ज़्यादा, मेरी आवाज़ आपको थोड़ा अजीब सी लग रही होगी। और NCT जो है वो 1995 में इस्टेब्लिश हुई, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर था, ये ऑप्शन था, ये ऑप्शन आपको गिवन होगा एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे जो पूछा गया था वो पूछा गया था पी वैल्यू के ऊपर कि विच ऑफ द फॉलोइंग पी वैल्यू ऑफ अ स्टैटिस्टिक इज नल हाइपोथेसिस लाइकली टू बी रिजेक्टेड। तो ये आपको बताना है कि क्वेश्चन यहाँ से निम्नलिखित में से किस पी मान के लिए एक टेस्ट स्टैटिस्टिक की नल हाइपोथेसिस को खारिज किए जाने की संभावना है। तो गाइस देखो, जब पी वैल्यू हम जिसको रिजेक्ट करते हैं नल हाइपोथेसिस, जिसकी वैल्यू 5% या उससे कम होती है, तो उसके रिजेक्ट होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो अगर हम देखेंगे तो 2% तो होगा ही होगा क्योंकि 5% से कम वैल्यू है इसकी। 0.46 नहीं होगा क्योंकि 0.46 का मतलब होता है, इसको जब हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, परसेंटेज का मतलब 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 46% हो जाएगा। तो 46% है, 0.46 का मतलब 46%, तो ये नहीं होगा। और 38% भी नहीं होगा, है ना। तो फिर ये हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा ए एंड बी वाला। नहीं सॉरी, बी तो हो ही नहीं सकता ना, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। 0.38 मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो कितना हो जाएगा, 0.76, मतलब 0.76%, क्योंकि परसेंट ऑलरेडी गिवन है ना, तो ये हो जाएगा। तो इसका मतलब इसमें ए और सी हो जाएंगे राइट आंसर, ए और सी, ए एंड सी। बाकी यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, आप खुद से भी समझ सकते हैं कि जो पी वैल्यू होती है लेस देन 5% होगा तो उसके रिजेक्ट होने के चांस ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये लेस देन 5% है, 38% तो बहुत ज़्यादा है, तो ये नहीं हो सकता, यही हो जाएगा, और ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं गाइज। अच्छा, ये पी वैल्यू क्या होता है, बाकी टी वैल्यू क्या है, ये सब इस सब के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। टी टेस्ट क्या होते हैं, जेड टेस्ट क्या होते हैं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती क्या है एग्जैक्टली, हाइपोथेसिस क्या होता है, ये सब पैरामीट्रिक नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट, इस सब के ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है। एक छोटी सी वीडियो 20 से 25 मिनट की वीडियो है, तो उसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में, आप उस क्लास को देखिए अगर आपका एग्जाम अभी होना बाकी है। स्टेप्स पूछे गए थे रिसर्च प्रोसेस के, तो ये गाइस देखो कंप्लीटली एग्जाम पे डिपेंड करता है कि कौन कौन से स्टेप्स आपको गिवन है। तो स्टेप्स तो बहुत सारे यहाँ पे 10 स्टेप मेंशन कर रखे हैं। तो पहला स्टेप हो जाएगा प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, है ना, सो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम, सबसे पहला स्टेप ये होगा। फिर दूसरा रिव्यू लिटरेचर, फिर तीसरा फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च ऑब्जेक्टिव यानी कि हाइपोथेसिस बनाना, फिर रिसर्च डिजाइन, देन सैम्पलिंग डिजाइन, देन डेटा कलेक्शन,
फिर डेटा प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। इसके बाद आपका यहाँ पे इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा आ जाएगा, फिर रिपोर्ट राइटिंग, देन कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन। तो ये कुछ स्टेप्स हैं। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज ये कई बार मल्टीपल टाइम आपकी यूजीसी नेट एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस आपकी स्क्रीन पे। अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक विच पॉलिसी इज कमिटेड इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो फायर इज इटर्नल बिकॉज इट इज प्रोड्यूस्ड। इटर्नल मतलब होता है कि जो कि अविनाशी हो, मतलब जिसको खत्म ना किया जा सके। तो यहाँ पे लिखा हुआ है दैट फायर इज इटर्नल, जिसे खत्म ना किया जा सके, बिकॉज इट इज प्रोड्यूस, क्योंकि वो प्रोड्यूस की जाती, मतलब प्रोड्यूस की जाती है। तो जो बिकॉज है ना, इसके बाद वाली जो लाइन है इसके विपरीत है, ये कॉन्ट्राडिक्टरी है, यानी कि विरुद्ध है, ये कॉन्ट्राडिक्टरी है आपस में। जिस चीज को प्रोड्यूस किया जाएगा वो खत्म होगी ही होगी एक दिन। तो इटरनल नहीं है ये, फायर इज नॉन इटरनल हो जाएगी, मतलब बुझेगी। अगर फायर को प्रोड्यूस किया गया तो बुझ जाएगी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा विरुद्ध। ठीक है, बाकी यहाँ पर दिया हुआ एक्सप्लेनेशन तो आप समझ सकते हो इसके बारे में। और नेक्स्ट क्वेश्चन, द बायोमेट्रिक डिवाइस किस तरह की डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस है, पावर सप्लाई है, इनपुट डिवाइस है, फिर नन ऑफ दीज है। तो गाइस इनपुट डिवाइस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब भी हम कोई इंफॉर्मेशन बाहर से अंदर की तरफ भेजते हैं सिस्टम में, तो वो इनपुट होता है, मतलब अंदर की तरफ जाती है इंफॉर्मेशन। और याद करो, जो बायोमेट्रिक आपका होता है, यानी कि जब आपका थंब इंप्रेशन लिया जाए, एग्जांपल के लिए थंब इंप्रेशन लिया जाए तो बायोमेट्रिक हो रहा है आपका। और थंब इंप्रेशन जो है वो आपसे सिस्टम की तरफ अंदर जा रहा है, मतलब आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो अंदर की तरफ जा रही है, तो इनपुट डिवाइस हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कोई भी ऐसा डिवाइस जो कि जैसे स्कैनर हो गया आपका, है ना, फिंगरप्रिंट हो गया, स्कैनर हो गया, फेस रिकॉग्निशन हो गया, ये सब क्या है आपके इनपुट डिवाइस हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं गाइज। इसके ऊपर क्वेश्चन था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की मैचिंग का रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ था कि कौन सा जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल किस चीज के लिए है। एक मजे की बात बताऊं कि मैंने एसडीजी को एक कहानी के रूप में 17 के 17 गोल आपको याद करवाए थे। अगर अभी तक आपने वो क्लास नहीं देखी तो बहुत बड़े धोखे में जी रहे हो आप, क्योंकि एसडीजी एक ऐसा टॉपिक है जिसमें गोल्स में कंफ्यूजन हो जाती है कि कौन सा गोल किस चीज के लिए है। और अगर वो आप कहानी समझ लेंगे ना, तो गाइज मैं आपको गारंटी देता हूँ कि लाइफ टाइम आप कभी भी भूल नहीं पाओगे कि कौन सा गोल किस चीज के लिए है। तो वो कहानी क्या है, इसके लिए आपको क्लास देखनी पड़ेगी। छोटी सी क्लास है, आई थिंक 10 से 12 मिनट की क्लास होगी, छोटी सी क्लास है, जिसमें मैंने एक लाइफ रियल लाइफ स्टोरी के थ्रू आपको समझाया था, गोल्स याद करवाए थे कि करके। और जिसने भी वो मेरी क्लास देखी होगी, आप अगर ने देखी तो मुझे कमेंट में बताना, नहीं देखी तो उसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में। तो गाइस उस क्लास को आप जरूर देखिए एग्जाम के लिए, हमेशा के लिए आप याद रहेंगे। इस तरीके से क्लास मैंने आपको समझाया हुआ है। तो एसडीजी 7 जो है अफोर्डेबल एनर्जी के लिए है। एसडीजी 6 है आपका क्लीन एंड वाटर सैनिटेशन। एसडीजी 3 जो है आपकी गुड हेल्थ एंड वेलबींग के लिए है। एसडीजी 5 जो है वो जेंडर इक्वालिटी के लिए। तो इसका ये वाला ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया है। इजी क्वेश्चन था, आई थिंक ये तो आपसे बन गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथोडोलॉजी। कौन कौन से आते हैं? तो वन टू वन इंटरव्यू तो आपका क्वालिटेटिव होता है, तो ये तो नहीं हो सकता। सर्वे रिसर्च आ सकता है आपका क्वांटिटेटिव में, जिसमें हम डेटा कलेक्ट करते हैं। फोकस ग्रुप नहीं होता, क्योंकि ये भी आपका क्या है, एक क्वालिटेटिव मेथड है। कोरिलेशन नाम से पता चल रहा है कि तो क्वांटिटेटिव ही होगा। डिस्क्रिप्टिव दोनों में यूज होता है, इस कई बार इसको क्वांटिटेटिव में यूज करते हैं, कई बार इसको क्वालिटेटिव में यूज करते हैं। दोनों में ज्यादातर तो क्वांटिटेटिव में यूज होता है, लेकिन क्वालिटेटिव में भी इसको कई बार यूज कर लिया जाता है। तो बी और डी तो कंफर्म है। तो बी और डी तो कंफर्म है ना। और बाकी बी और डी यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर सी जो है फोकस ग्रुप तो नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता, है ना। और इसमें तो बी ऑप्शन ही नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। और इसमें भी बी ऑप्शन नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। एक ही ऑप्शन बचता है, तो मतलब ई तो होगा ही होगा फिर। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, कर सकते थे। आसान क्वेश्चन था ये। आगे बढ़ते हैं गाइज। क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन आजकल बहुत ज्यादा पूछे जाने हैं आपके एग्जाम में। तो देखो, क्रोनोलॉजी ना क्वेश्चंस को सॉल्व करना भी एक ट्रिक है। अगर आपको ज्यादा नॉलेज नहीं है क्वेश्चन में, अगर 5-6 आइटम गिवन है और आपको एक या दो के बारे में नॉलेज है, तो भी आप उसका आंसर निकाल सकते हो। तो इसके रिगार्डिंग प्लस जो अभी रिसेंट क्वेश्चन पूछेंगे उसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो बनाई, छोटी सी वीडियो 12 मिनट की, आज ही बनाई है मैंने। तो आप इसको जरूर देखिए। और ग्रीन हाउस गैसेस के ऊपर भी बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। आज भी क्वेश्चन पूछा गया था एसिड रेन के ऊपर, मुझे क्वेश्चन नहीं मिल पाया तो मैं डाल नहीं पाया, बट आज भी एग्जाम में एसिड रेन के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये गाइस काफी इंपॉर्टेंट क्लास है आप सभी के लिए, जरूर देखिए, क्योंकि काफी एग्जाम में से रिपीटेड जो है क्वेश्चन बन रहे हैं। इसके अलावा ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के ऊपर भी मल्टीपल टाइम क्वेश्चन देखने को मिले जब से एग्जाम स्टार्ट हुए हैं।
तो आप कुछ नहीं करना, आपको सिंपली चैनल पे विजिट करना है और यहीं पे आपको क्लासेस देखने को मिल जाएंगे। देखो आपको दिख रहा होगा, ये है क्रोनोलॉजी बेस्ड वाली क्लास, ये आपकी ग्रीन हाउस वाली क्लास। अच्छा, ये वो टॉपिक है जो कि बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। अगर अभी भी आप ना देखो तो क्या ही कह सकते हैं, मतलब कोई पागल बच्चे होगा जो क्लास नहीं देखे गए। मैं सेम टू सेम चीजें आपको अगर एग्जाम में देखने को मिल जाए और सामने पढ़ी हैं आपके, फिर भी वो नहीं पढ़ रहे हो, तो किसकी गलती है बताओ? फिर तो आप एज एन स्टूडेंट की गलती है। तो हम एज ए टीचर आपको बता रहे हैं कि टॉपिक रिपीट हो रहे हैं बार बार, इनको देखिए देखिए देखिए। तो एग्जाम अभी होने बाकी है, तो एडवांटेज लो उस चीज का, देखो भाई क्लासों को, और इससे एडवांटेज लो। छोटी छोटी क्लासें हैं और इससे अगर 2 नंबर 4 नंबर हर एक क्लास से पक्के हो रहे हैं तो क्या ही कहने फिर, है ना। और इसके अलावा गाइस देखो, यहाँ पर मैं आपको सिर्फ एक ही प्रॉमिस करूंगा कि मैं आपको कंप्लीटली एनटीए क्वेश्चन आस्किंग पैटर्न ही पढ़ाता हूँ। टू द पॉइंट एग्जाम टारगेटेड कंटेंट ही हम आपको डिलीवर करते हैं, जिस तरीके से एनटीए एग्जाम में पूछता है। तो वही प्रॉमिस इस बार भी है कि हम आपको जून 2026 के लिए भी ऐसे ही पढ़ाएंगे, रिसेंट ट्रेंड के अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे। जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो हम पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस की प्रिपरेशन करवाते हैं। आप 6 मंथ कोर्स इनरोल करके जो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 100 मॉक टेस्ट एंड पीडीएफ नोट्स भी देखने को मिल जाते हैं। इस बार हम मॉक टेस्ट में पीवाईक्यूज के क्वेश्चन डाल देंगे, जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। अभी न्यू ईयर ऑफर चल रहा है, तो आप इस ऑफर को भी अवेल कर सकते हो। New20 कूपन कोड अप्लाई करना पड़ेगा आपको, जैसे कूपन कोड अप्लाई करेंगे आपकी फीस रिड्यूस हो जाएगी। ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ 2 दिन के लिए था, तो बट हमने इसको 2 दिन के लिए और एक्सटेंड किया हुआ है, तो अभी भी ऑफर अवेलेबल है। आप इनरोल करके अपनी जो प्रिपरेशन स्टार्ट कर लीजिए। करने क्या होगा, आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटोर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक हमने आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दे दिया है। सो लेट मत करिए, वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी, तो गाइस शेयर कर दो इस वीडियो को सभी के साथ जो भी यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। एंड लाइक करिए वीडियो को, शेयर कीजिए सभी के साथ। असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब रिलेटेड अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।